Good morning schools. Welcome to another class of Super 100. तो कल की क्लास में हमने कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने मोलरता और उसके अलावा बाकी जितने भी सांद्रता वाली कंसंट्रेशन टर्म है उनके बारे में पढ़ लिया है। आज हम नॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे और हमने जैसा कल देखा भी था, नॉर्मलता होता है मोलरता इंटू एन फैक्टर। तो ये एन फैक्टर क्या है और किस प्रकार से इसको निकाला जाता है, और एसिड, बेस या सॉल्ट अगर हमारे पास है तो उनके लिए एन फैक्टर किस प्रकार से होगा उसको हम आज पढ़ेंगे। उसके अलावा हम विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी के बारे में भी आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नॉर्मैलिटी के साथ में। तो आज है हमारे पास में नॉर्मलता। जैसे हमने कल क्लास में पढ़ा था, नॉर्मैलिटी जो होता है वो है मोलैरिटी यानी मोलरता इनटू एन फैक्टर। तो अगर मुझे किसी एसिड या बेस की मोलरता पता है और उसका एन फैक्टर पता है तो मैं वहां पर नॉर्मलता का मान ज्ञात कर सकता हूं। तो यहां से एन फैक्टर क्या होगा? तो अगर हम किसी एसिड की बात करें तो एसिड या अम्ल वो पदार्थ है जो एक्वस विलयन में H+ देते हैं। तो हम लिख सकते हैं किसी भी एसिड के लिए जो एन फैक्टर होगा वो होगा उसका नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H, या इसको हम एसिड की बेसिसिटी या उसकी क्षारकता भी बोल सकते हैं। तो कोई भी एसिड कितने H+ देगा वह उसके एन फैक्टर को डिसाइड करता है। एग्जाम्पल अगर हम यहां पर समझें, जैसे हमारे पास HCl है तो HCl डिसोशिएट होके H+ और Cl- देता है, इसलिए HCl का जो एन फैक्टर होगा वो 1 होगा। इसी प्रकार से अगर हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 वियोजित होकर 2H+ और सल्फेट आयन देगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 H+ मिल रहे हैं इसलिए यहाँ पर एन फैक्टर 2 होगा। इसी प्रकार से अगर हम फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 को समझें तो ये हमें 3H+ और एक फॉस्फेट आयन देता है, इसलिए इसका एन फैक्टर 3 होगा। यहीं पर अगर हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो देखिए एसिटिक एसिड में ऑल्दो 4 हाइड्रोजन एटम है लेकिन 3 कार्बन परमाणु से लगे हुए हैं, इसलिए वो विस्थापित नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन विस्थापित होगा, इसलिए एसिटिक एसिड का जो एन फैक्टर है वो 1 होता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर समझें H3PO2 को तो H3PO2 का स्ट्रक्चर देखने पे हमें समझ में आता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन एटम जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा क्लोरीन से सीधे सीधे जुड़े होते हैं वही विस्थापित हो सकते हैं। तो इसलिए H3PO2 में भी जो एन फैक्टर होगा वो 1 ही होगा। तो इस पे किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है, जैसे 0.3 H2SO4 की नॉर्मैलिटी या नॉर्मलता कितनी होगी? नॉर्मलता होगी। अब अगर हम यहां पर H2SO4 की बात कर रहे हैं तो नॉर्मलता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और H2SO4 की जो
नॉर्मेलिटी है वो 0.3 है, n फैक्टर 2 होता है, तो ये हमें मिलेगा 0.6 नॉर्मल। तो हम इस तरीके से यहां पर एसिड के लिए नॉर्मलता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एसिड के लिए जो n फैक्टर है वो उसकी क्षारकता है, यानी विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन की संख्या। अगर हम यहां पर किसी बेस या क्षार की बात करते हैं तो ये हुआ एसिड का, दूसरा हम यहां पे देख रहे हैं क्षार के लिए बेस। तो बेस के लिए अगर n फैक्टर की बात की जाएगी तो ये होगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH, रिप्लेसेबल OH माइनस। तो किसी क्षार में कितने OH माइनस को आप विस्थापित कर सकते हैं वो उसका n फैक्टर है, और इसी को इस बेस की अम्लीयता या एसिडिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वियोजित होके एल्युमिनियम 3+ और 3OH माइनस हमें देता है। क्योंकि हमें 3OH माइनस यहां से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो n फैक्टर होगा वो 3 माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वियोजित होकर मैग्नीशियम आयन और 2OH माइनस आयन देगा, इसलिए यहां पर n फैक्टर का मान 2 होगा। तो किसी बेस या क्षार के लिए जितने OH माइनस हमें मिलेंगे वही उसका n फैक्टर माना जाता है। अगर हम यहां पर किसी लवण की बात करें यानी सॉल्ट, तो सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। यहां हम लिख सकते हैं कि लवण अम्ल तथा क्षार का एक उदासीन उत्पाद होता है। इसका मतलब इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा और कुछ नेगेटिव चार्ज भी होगा। लवण क्योंकि उदासीन है या न्यूट्रल है, इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो किसी भी सॉल्ट में अगर हमें n फैक्टर निकालना है तो हम इसके कुल धनावेश को ज्ञात करेंगे। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज यानी कुल धनावेश हमें यहां पर प्राप्त करना है। एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास AlCl3 है, तो AlCl3 वियोजित होकर एल्यूमिनियम आयन और 3 Cl- आयन देता है। तो यहां पर कुल धनावेश हमें मिला 3, इसलिए इसका n फैक्टर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर एल्युमिनियम सल्फेट की बात करते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट वियोजित होके हमें 2 एल्युमिनियम 3+ देता है और 3 सल्फेट आयन देता है। तो कुल धनावेश अगर यहां पे निकाला जाए तो ये हो जाएगा 6, इसलिए एल्युमिनियम सल्फेट का n फैक्टर 6 होता है। इसी प्रकार से अगर हम सोडियम फॉस्फेट की बात करें तो सोडियम फॉस्फेट वियोजित होकर 3 सोडियम आयन और 1 फॉस्फेट आयन देता है, इसलिए यहां पर n फैक्टर हो जाएगा 3। तो अगर किसी सॉल्ट के बारे में हमसे पूछा जाए तो सॉल्ट के लिए n फैक्टर उसका कुल धनावेश होता है। बेस के लिए उसका n फैक्टर उसमें रिप्लेसेबल यानी विस्थापित होने वाले OH माइनस आयन की संख्या है, जबकि अगर हम किसी अम्ल में बात करें तो किसी एसिड के लिए जितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, जितने हाइड्रोजन विस्थापित होंगे,
वही उसका n फैक्टर होता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमें कहा गया कि हमारे पास H3PO4 है, यानी फॉस्फोरिक एसिड, और ये H3PO4 NaOH के साथ अभिक्रिया करके यहां पर 3 अलग अलग लवणों का निर्माण करता है। जैसे A में यहां पर हुआ Na3PO4, B में हमें मिला Na2HPO4 और C में हमें मिला NaH2PO4। अब यदि हम यहां पर H3PO4 के, हमें कहा गया है कि A, B तथा C में H3PO4 का तुल्यांकी भार क्रमशः होगा। तो हमें यहां पर 3 इक्वेशन दी हुई हैं, जिसमें H3PO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके लवणों का निर्माण करता है। हमें ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है, नंबर 1 98, 98, 98। ऑप्शन 2 है 98/3, 98/2, 98/1। ऑप्शन 3 है 98/3, 98/1, 98/2। और ऑप्शन 4 है हमारे पास 98/1, 98/2, 98/3। जो 98 है यह H3PO4 का अणुभार है। देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आइटम है और हाइड्रोजन का 1 होता है तो आ गया 3। एक फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का होता है 31, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो जाएगा 64। टोटल अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 98। ठीक है, ये ऑक्सीजन आइटम है, इसको 40 ना समझे आप, 4 ऑक्सीजन आइटम यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अब किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? हमें पता है जो तुल्यांकी भार है यानी इक्विवेलेंट मास, यह होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। ये फॉर्मूला हुआ। अब हम ये भी जानते हैं कि H3PO4 एक ट्राई बेसिक एसिड है, यानी यह 3 H+ दे सकता है। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर इसको 3 मानते हैं, ऐसे लिख देते हैं by3 एंड by3। ठीक है, इस ऑप्शन का चेंज कर लेते हैं। तो हमें यहां पर n फैक्टर को निकालना पड़ेगा। देखिए n फैक्टर की डेफिनेशन है कि जितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, यानी जितने हाइड्रोजन विस्थापित हुए। तो यहां पर H3PO4 में विस्थापित होने वाले हाइड्रोजनों की संख्या 3 है, और यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब तीनों के तीनों हाइड्रोजन यहां पर विस्थापित हो चुके हैं। तो इसके लिए n फैक्टर जो आएगा वो आएगा 3, यानी H3PO4 जब NaOH के साथ अभिक्रिया करके Na3PO4 बनाएगा तो उस केस में H3PO4 का n फैक्टर 3 माना जाएगा। अगर हम B वाले को देखें तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, एक हाइड्रोजन अभी भी उपस्थित है। इसका मतलब यहां पर n फैक्टर का मान होगा 2।
और अगर हम सी वाले को देखें तो यहां पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है, इसलिए यहां पर एन फैक्टर का मान होगा 1। तो हमारे पास में इक्विवेलेंट मास यानी तुल्यांकी भार आएगा 98/3, 98/2 एंड 98/1। तो सेकंड आंसर यहां पर सही होगा। तो यहां पर आपको यह समझना है कि अगर कभी अभिक्रिया दी हुई है तो अभिक्रिया में हम विस्थापित हाइड्रोजन को देखेंगे अगर अम्ल के लिए एन फैक्टर निकालना है। किंतु अगर वह हमसे सिर्फ H3PO4 का एन फैक्टर पूछेगा बिना किसी अभिक्रिया के, तो उसको हम 3 ही मानते हैं। तो यहां पर हमने एन फैक्टर को समझा और यहां पर नॉर्मलता को भी समझा। अब यहां पर अगर हम मिश्रण के लिए यानी कोई भी एक सॉल्यूशन मैं बना रहा हूं उसके लिए नॉर्मेलिटी निकालनी है। सो नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन यानी परिणामी विलयन की नॉर्मलता। तो जैसे हमने कल समझा था कि मोलारिटी के लिए अगर हम देखें तो M1V1 + M2V2 = V1 + V2। इसी प्रकार से हम नॉर्मेलिटी के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3 नॉर्मल n/10, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 30 ml n/10 H3PO4 plus 20 ml n/20 H2SO4 तथा 40 ml n/2 HCl को आपस में मिलाया गया और इसमें पानी को डाला गया, जिससे इसका जो आयतन आपको मिला वो मिला 1 लीटर। तो हमें बताना है इस विलयन की नॉर्मलता कितनी होगी। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं N4 = N1V1 plus N2V2 plus N3V3 upon total volume of solution. Volume of solution in लीटर, या आप ml में भी ले सकते हैं अगर आप वॉल्यूम को ml में लेते हैं तो यहां पर N1 कितना हो जाएगा बेटा n/10 और वॉल्यूम कितनी है मुझे 30, तो ये हो जाएगा 30 × 1/10 प्लस 20 × 1/20 प्लस 40 × 1/2। और क्योंकि हमने कुल आयतन को कितना कर दिया है 1 लीटर, तो 1 लीटर का मतलब हुआ 1000 ml। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 2 + 20/1000। तो ये हमारे पास हो गया 25/1000, दैट इज 0.025 नॉर्मल। तो इस प्रकार से हम किसी भी विलयन के लिए नॉर्मेलिटी के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर 20/20 है तो इसको हम लिख देते हैं बेटा 1, है ना। ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे 1 और ये हो गया आपके पास में 20, तो ये हो जाएगा बच्चे 23। दोबारा लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 and 1 21 and 3
24. So 24 by 1000 that is 0.024 नॉर्मल। तो ये हमारे पास में आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी को ज्ञात कर सकते हैं। इसी में हमारे पास एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं डीमल। डीमल, इसको हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करेंगे। देखिए डीमल क्या है, अगर हम मोलरता को 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो हम बोल सकते हैं मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड डीमल। तो अगर जनरली जब हम मोलैरिटी को फाइंड आउट करते हैं तो हम किस पे करते हैं, रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर पे जब हम निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मोलैरिटी। लेकिन अगर इसी मोलरता को हम 0 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात करें तो इसी को हम क्या कहेंगे, डीमल कहते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, डीमल कहलाती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये बोर्ड में नहीं पूछा जाता है लेकिन कंपटीशन में, नीट, जेई वगैरह में कभी कभी पूछ लेता है। इसी प्रकार से हमारे पास यहां पर सांद्रता के लिए एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता। इसको हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे। देखिए फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता भी एक तरीके की मोलरता ही है, लेकिन अगर हम विलय के सूत्र भारों के संदर्भ में मोलरता को ज्ञात करें तो उसे ही फॉर्मेलिटी कहा जाता है। तो फॉर्मेलिटी हुआ हमारे पास विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन। और ये किसमें होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे पास लीटर में। ठीक, और ध्यान रखिएगा जब हम फॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो फॉर्मेलिटी हम आयोनिक ठोस के लिए ही ज्ञात करते हैं, यानी कुछ ऐसे ठोस जो आयनिक अवस्था में उपस्थित होंगे। जैसे हमने पिछली वाली क्लास में सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे पास में NaCl है, तो अगर हम एक एक कोष्ठिका देखते हैं तो उसमें 4 एटम हो सकते हैं और वो 4 मिलके 4 फॉर्मूला मास वहां पर देंगे। तो इस प्रकार से हम यहां पर फॉर्मेलिटी को यूज कर सकते हैं। तो जनरली फॉर्मेलिटी हम आयनिक ठोस के लिए ही यूज करते हैं। तो ये हुआ हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म यानी सांद्रता के बारे में। तो हमने सांद्रता में पढ़ा कि सांद्रता क्या है, विलय के मात्रा का अनुमान जो किसी विलयन में हम स्थापित करते हैं उसे सांद्रता कह सकते हैं। 2 प्रकार की हो सकती है, एक जो ताप से प्रभावित होंगी। ताप से प्रभावित कौन होंगे, जिनके सूत्र में आयतन आएगा,
और दूसरे हो सकते हैं जो ताप से अप्रभावित होंगे, यानी जिनके सूत्र में आयतन नहीं आएगा, जैसे मोललता, मोल प्रभाज, पीपीएम इत्यादि। नॉर्मेलिटी एक नया कॉन्सेप्ट है। नॉर्मेलिटी को हम मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर कह सकते हैं। एन फैक्टर अम्ल के लिए उसमें विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन की संख्या है, जबकि अगर हम किसी बेस की बात करें तो उसमें विस्थापित होने वाले OH माइनस आयनों की संख्या को बेस का एन फैक्टर माना जाता है। अगर हम किसी लवण में बात करते हैं तो जो कुल धनावेश होगा वह उसका एन फैक्टर होगा। इसके अलावा यहां पर अगर हमें किसी विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है तो वो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, तीनों के इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दें, जोड़ दें और उसको कुल आयतन से भाग दे दें। अगर आपको आयतन दिया हुआ है तो आप वही वाला आयतन लेंगे, लेकिन अगर आयतन नहीं गिवन है तो उस केस में आप V1 प्लस V2 प्लस V3 की मदद से आयतन निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा डीमल। डीमल एक मोलरता का ही रूप है, लेकिन इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पर मानते हैं। और एक हुआ फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी आयनिक ठोसों के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसमें विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या यानी ग्राम फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारे पास में सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी या विलयता। तो सॉल्युबिलिटी या विलयता से हम क्या समझ सकते हैं, ये एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास एक पानी का ग्लास है और इसमें हम कुछ शुगर के क्रिस्टल ऐड करते हैं, यानी इसमें हम चीनी घोलते हैं। ये हमारे पास में जल है और यह रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर स्थापित है। तो हम क्या देखते हैं कि शुगर की एक निश्चित मात्रा ही जल में घुल सकती है। उसके बाद शुगर की मात्रा जल में घुलना बंद हो जाती है और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि अब विलयन कैसा हो गया, संतृप्त हो गया, यानी सैचुरेट हो गया। लेकिन अगर इसी विलयन को हम गर्म कर दें, 100 डिग्री सेल्सियस पे हम ले गए, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाने पर इसमें मैं और शुगर के पार्टिकल यानी शुगर के कणों को घोल सकता हूं और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इस ताप पर भी ये शुगर के कण घुलने बंद हो जाएंगे। उसे हम क्या कहेंगे कि ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, सुपर सैचुरेट हो गया, जब हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं। तो विलयता क्या हुई? विलयता को हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित मात्रा के विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा जो घुल सकती है किसको बनाने के लिए, संतृप्त विलयन को बनाने के लिए, उसे विलयता कहा जाता है। तो डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in given amount of solvent और जनरली हम कितना सॉल्वेंट लेते हैं, 100 ग्राम और 100 ml टू प्रिपेयर सैचुरेट सॉल्यूशन, टू प्रिपेयर सैचुरेटेड solution is called solubility। यानी विलयता विलय की वह अधिकतम मात्रा है जो किसी निश्चित विलयन की मात्रा में किसी ताप पर घोली जाती है एट सर्टेन टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा,
क्योंकि हम देख सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल में कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ये हर एक केस में नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया और सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो अब अगर हम किसी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की बात करें यानी विलेयता की बात कर रहे हैं, तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? तो हम यहां पे लिख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। क्योंकि हम यहां पर चैप्टर ही हमारा क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन यानी द्रव्य विलयन की ही हम बात करेंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो विलेयता को प्रभावित कर सकते हैं? सबसे पहला है हमारे पास में टेम्परेचर, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं तापक्रम। दूसरा है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी विलय तथा विलायक की प्रकृति, नेचर अफेक्ट कर सकता है। नंबर 3 है हमारे पास में साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यानी विलय के कणों का आकार। नेक्स्ट हम ले सकते हैं यहां पर प्रेशर यानी दाब। और जब हम यहां पर प्रेशर या दाब की बात करेंगे तो मुख्यतः हम यहां पर गैसेस के बारे में समझेंगे, क्योंकि सॉलिड यानी ठोस अगर हमारे पास है तो वो इनकम्प्रेसिबल है, तो उन पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किस तरीके से यहां पर ये सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होगी, इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर समझ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो पहला है मेरे पास में सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी ठोस किसके अंदर है, द्रव्य के अंदर। तो यहां पर कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करेंगे? तो यहां पर जो ठोस है वो कौन है, वो है विलय यानी सॉल्यूट, और जो द्रव है ये कौन है, ये है विलायक यानी सॉल्वेंट। तो अगर हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट यानी किसी ठोस सॉल्यूट को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो सॉल्युबिलिटी किस तरीके से अफेक्टेड होगी। अब आप समझिए कि यहां पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो आप ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट increases with increase in temperature। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो सॉलिड सॉल्यूट की जो विलेयता है वो भी क्या होगी,
बढ़ती है। जैसे हमने एग्जाम्पल अभी देखा था चीनी और पानी वाला, अगर हम एक रूम टेम्परेचर पे यानी एक कमरे के ताप पर किसी पानी में की एक निश्चित मात्रा में चीनी को घोलेंगे तो वो कुछ समय बाद घुलनी बंद हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसी विलयन को गर्म कर दें तो हम उसमें और चीनी भी घोल सकते हैं। तो ताप बढ़ाने पर ठोस विलय की जो विलयता है वो बढ़ती है। और इसके आधार पर हम यहां पर सॉल्यूशन को 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे पास में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी असंतृप्त विलयन। दूसरे मेरे पास हो सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन, और तीसरे हमारे पास हो सकते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी अति संतृप्त विलयन। तो विलयता के आधार पर हम किसी ठोस को अगर द्रव्य विलायक में मिलाएं और विलयन बनाते हैं तो हम यहां पर 3 प्रकार के विलयन को ले सकते हैं। अगर हम यहां पर अब अनसैचुरेटेड को समझें तो अनसैचुरेटेड क्या है? इसका मतलब हुआ कि जो विलय की मात्रा है, विलय की मात्रा बहुत कम होगी और इसको हम जनरली रूम टेम्परेचर पर यानी साधारण ताप पर ही बनाते हैं। अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो हम यहां पर एक स्थिर ताप की बात करेंगे और एक स्थिर ताप पर विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुल सकती है। तो विलय की मात्रा यहां पे होगी अधिकतम। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बनेगा तो यहां पर ठोस और विलयन दोनों के दोनों साम्य में यानी इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश होते हैं। जैसे हमारे पास है यहां पर सॉलिड शुगर और यह इक्विलिब्रियम में स्थापित होगी किसमें? शुगर सॉल्यूशन के साथ में। तो यहां पर ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अब अगर हम यहां पर बात करें सुपर सैचुरेटेड की यानी अति संतृप्त विलयन की, तो यहां पर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है। एग्जाम्पल हम यहां पे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहां पर विलय की मात्रा बहुत अधिक होती है। एग्जाम्पल अगर हम यहां पर सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल लें, इसको कहा जाता है सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल को अगर आप धीरे धीरे गर्म करेंगे तो यह पहले पिघलेगा और उसके बाद ये अपने ही क्रिस्टल जल में घुलकर अति संतृप्त विलयन को बनाता है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास में यहां पर एक दूसरा सॉल्ट है जिसको हम ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं, ये है
सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, तो इनको भी धीरे धीरे गर्म करने पर यह अति संतृप्त विलयन का निर्माण करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो अति संतृप्त विलयन है ये एक अस्थायी विलयन होता है, अस्थायी विलयन है। और अगर हम यहाँ पर इनको क्रिस्टल्स को हिलाने की कोशिश करेंगे तो क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, फिर से हमें पुनः प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इस तरह के विलयन बहुत कम बनाए जाते हैं, या अगर कभी बनेगा भी तो अनस्टेबल होगा। अब हम समझते हैं यहाँ पर, ये हमने समझा सॉलिड इन लिक्विड, यानी अगर हम किसी ठोस को किसी द्रव्य में घोलें तो। अब अगर मैं किसी लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करूं, जैसे इथेनॉल को हम वाटर में घोल दें या बेंजीन को टॉलिन में घोल दें, तो उनमें विलेयता किस प्रकार से मिलेगी उसको भी समझते हैं। तो दूसरा हुआ हमारे पास solubility of liquid solute in liquid। तो द्रव्य में द्रव्य की विलेयता किस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास इथेनॉल है, इसको मैं वाटर में घोल सकता हूं, तो इसका मतलब इथेनॉल और वाटर एक दूसरे में मिश्रित हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक ऑयल है और उसको हम वाटर में घोलें तो यह कोई भी विलयन नहीं बनाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मिश्रित ही नहीं होंगे। इसी के आधार पे हम इस तरह के जो विलयन हैं उनको तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारे पास में इममिसिबल, जिसको हम अभिसरणीय मिश्रण कहेंगे। तो इस तरह के जो मिश्रण बनेंगे वो एक दूसरे में विलयित नहीं होंगे। जैसे हम लिख सकते हैं ऑयल प्लस वाटर, या हम लिख सकते हैं मरकरी प्लस वाटर। तो ये विलयन परस्पर एक दूसरे में कभी भी नहीं घुलेंगे। दूसरे हमारे पास हो सकते हैं मिसिबल। मिसिबल का मतलब है मिश्रणीय, यानी जो एक दूसरे के साथ परस्पर घुलनशील हैं। एग्जाम्पल जैसे इथेनॉल प्लस वाटर, या हम लिख सकते हैं बेंजीन प्लस टॉलिन। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आंशिक रूप से घुलेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे पार्शियली मिसिबल, जिनको हम आंशिक मिश्रणीय कह सकते हैं। उदाहरण के लिए जल तथा ईथर, जल तथा फिनॉल इत्यादि। और ध्यान रखिएगा, यहां पर जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं वो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी जो जैसा है वह उसमें घुल जाता है। जैसे अगर मैं HCl की बात करूं, या यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इमिसिबल वाले में ऑयल और वाटर की, तो ऑयल कैसा है, वो नॉन पोलर है, वो अध्रुवीय है, और H2O कैसा है, पोलर है, वो ध्रुवीय है। इसलिए
वो दोनों एक दूसरे में नहीं घुलेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें इथेनॉल और वाटर की, तो दोनों में पोलैरिटी होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यहाँ पे हो सकती है। बेंजीन और टॉलिन दोनों नॉन पोलर है, इसलिए दोनों आपस में घुल सकते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी जो जैसा है वो अपने जैसों को अपने साथ में घोल सकता है। अब यहां पर हम तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो थर्ड है हमारे पास में यहां पर तीसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और गैस क्या है यहां पर, सॉल्यूट है इन लिक्विड। यहां पर दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। पहला, अगर हम प्रेशर या दाब बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी बढ़ती है। इसके कई सारे एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक में अगर हम बात करें तो वहां पर CO2 गैस को बहुत हाई प्रेशर में कार्बोनेटेड वाटर में घोला जाता है, तो इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी वहां पे बढ़ जाती है। और हमने ये देखा भी है कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनके ऊपर लिखा होता है टेस्ट बेस्ट व्हेन चिल्ड। ओके, तो ये जितना ज्यादा ठंडा होगा इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो हम दूसरा यहां पे समझ सकते हैं कि अगर ताप बढ़ाया जाएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम हो जाती है। और ये क्यों कम होगी, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो गैस मॉलिक्यूल है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और वो एस्केप कर जाएंगे। इसीलिए जो मछलियां हैं वो ठंडे पानी में रहना ज्यादा पसंद करती हैं एज कंपेयर टू गर्म पानी के, क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वह अधिक होगी एज कंपेयर टू गर्म पानी के। अब प्रेशर बढ़ने के साथ में जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो भी बढ़ जाएगी। इसी को हम एक लॉ के रूप में पढ़ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को इसके अलावा भी कई सारे कारक प्रभावित कर सकते हैं, जैसे जो गैस सरलता पूर्वक द्रवित हो सकती है उसकी सॉल्युबिलिटी अधिक होगी। तो इजिली लिक्विफेबल गैस हैव मोर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इजिली लिक्विफेबल का मतलब क्या है, जो सरलता से द्रवित हो सकती है उसे हम मानेंगे लिक्विफेबल गैस, तो उसकी सॉल्युबिलिटी अधिक होगी। जैसे अगर हम बात करें यहां पर CO2 की, तो CO2 की सॉल्युबिलिटी अधिक है एज कंपेयर टू H2 एंड O2 इन वाटर। तो अगर कभी जल में हमें CO2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को घोलना है तो CO2 का जो विलेयता है वह अधिक होगी, क्योंकि CO2 को हम बहुत सरलता से द्रवित कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट है
मतलब विलायक की जो प्रकृति है वह भी सॉलिबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। तो यूजुअली अगर हम बात करें तो हम देखते हैं वाटर इज कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अगर हम कभी वाटर यानी जल में विलयता को देखते हैं तो हमें यहां पर अधिक मान मिलेगा एज कंपेयर टू अदर सॉल्वेंट के। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो गैस सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी को लिक्विड में अफेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है प्रेशर और सॉलिबिलिटी, इसको हम हेनरीज लॉ के रूप में पढ़ेंगे। तो हेनरीज लॉ क्या होता है इसको समझते हैं। तो 4 फैक्टर हुए, प्रेशर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस कम होगी। जो गैस जितनी सरलता से द्रवित हो सकती है इसका मतलब उसकी सॉलिबिलिटी उतनी अधिक होगी। और अगर हम कभी जल में सॉलिबिलिटी को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर हमें ज्यादा सॉलिबिलिटी मिलती है एज कंपेयर टू दूसरे सॉल्वेंट के। जैसे अगर हम बात करें अमोनिया और HCl की, तो ये जल में सॉल्युबल होंगी, लेकिन अगर हम इसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं जैसे बेंजीन वगैरह में, तो वहां पर ये विलय नहीं होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में यहां पर हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। हेनरीज लॉ या हेनरी का नियम। हेनरीज लॉ जो है यह सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए दिया गया है और इसको हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे इस नियम के अनुसार अगर हम बात करें, किसी ताप पर किसी गैस की विलयता विलायक पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। It means the solubility of a gas at a particular temperature is directly proportional to the applied pressure on the solvent side. तो हम लिख सकते हैं, और यहां पर इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूं बेटा, स्थिर ताप पर, देखिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बात करेंगे। किसी विलायक में गैस का मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक हम बोल सकते हैं किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है, सो मैं यहां पे लिख सकता हूं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस is proportional to the pressure applied on solvent side। या जो दूसरा स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि किसी विलायक में गैस का मोल प्रभाज गैस के
आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी अगर मैं यहां पर प्रेशर ऑफ गैस की बात करूंगा, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। लेकिन किसमें बेटा? इन सॉल्यूशन में। किसमें? सॉल्यूशन में। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो यहां पर जो प्रेशर ऑफ गैस होगा दैट इज इक्वल टू KH। KH यहां पर एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहेंगे? हेनरीज कांस्टेंट कहेंगे। और X क्या है यहां पर? या काई यहां पे मोल फ्रैक्शन है। तो यहां पे हम समझ सकते हैं कि जो KH है, KH हुआ यहां पर हेनरीज कांस्टेंट, और जो काय है ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो नोट डाउन करें। तो इस प्रकार से हमने समझा कि अगर हमारे पास में अलग अलग अवस्था में विलय होगा तो उसकी सॉलिबिलिटी द्रव्य में यानी लिक्विड में किस तरीके से प्रभावित हो सकती है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।